अगर आप भारत में रहते हैं, तो आपने कभी न कभी टाटा ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। चाहे वो टाटा की गाड़ियाँ हों, एयर इंडिया के प्लेन या ताज होटल्स, टाटा ग्रुप हर जगह फैला हुआ है। बिजली से लेकर फैशन तक, चाय से लेकर नमक तक, हर चीज़ में टाटा की मौजूदगी है। इस ग्रुप के अंडर 100 से ज़्यादा बड़ी और छोटी कंपनियां आती हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ रतन टाटा की मेहनत और सोच का नतीजा है। हालांकि इसमें उनका बड़ा रोल है, लेकिन जिस टाटा साम्राज्य को हम आज देखते हैं, उसकी नींव एक 150 साल पहले रखी गई थी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान ने अपने सपनों को सच्चाई में बदला और टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ताकत बनाया। टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये खुद 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक टाटा ग्रुप की कुल वैल्यू $403 बिलियन यानी करीब 33,500 अरब रुपए है, जो इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान का कर्ज 2 बार चुकाया जा सकता है। चाहे कार हो, ज्वेलरी हो, नमक या चाय, एयरलाइंस या रियल एस्टेट, टाटा ग्रुप 24 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी और सर्विसेज में एक्टिव है। ये सक्सेस स्टोरी रतन टाटा के दादा से नहीं, बल्कि उनके परदादा जमशेदजी टाटा से शुरू होती है, जिन्होंने 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपये की पूंजी से शुरुआत की थी। जमशेदजी ने पहले अपने पिता के साथ कपास, कॉटन के बिजनेस में काम किया। 29 साल की उम्र में 1968 में उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, जो विदेशी मिलों को कॉटन एक्सपोर्ट करती थी। इससे उन्होंने खुद की कॉटन मिल खोलने का आइडिया लिया, लेकिन मिल खोलने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो उस वक्त रिस्की था। उस समय चिंचापोकली में एक ओनेल मिल घाटे में चल रही थी और आखिरकार बंद हो गई। जमशेदजी ने वो मिल कम दाम में खरीद ली और उसे कपास की मिल में बदल दिया, जिसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को मुनाफे में बेच दिया और एक नई मिल शुरू करने के लिए पैसे जमा किए। जबकि मुंबई कॉटन का हब था, जमशेदजी ने 770 किलोमीटर दूर नागपुर में अपनी मिल खोली, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल्स। मुंबई के लोग उनके इस फैसले से हैरान थे कि उन्होंने इतना दूर क्यों मिल लगाई, लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि उनका ये कदम सही था। पहली बात, नागपुर के आसपास ज्यादा कॉटन उगाया जाता था, जिससे कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, वहां पानी के सोर्स भी काफी थे, जो मिल के लिए जरूरी था। तीसरी बात, नागपुर में मजदूर भी सस्ते और ज्यादा थे, जबकि मुंबई में लेबर महंगा और कम था। हालांकि नागपुर के मजदूर उतने स्किल्ड नहीं थे। जमशेदजी ने देखा कि मजदूरों का ध्यान भटका हुआ रहता था और वो छुट्टियां भी ज्यादा लेते थे। करीब 20% मजदूर अक्सर गायब रहते थे। जमशेदजी ने इसके लिए उन्हें सजा देने या सैलरी काटने की जगह एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने मजदूरों के लिए पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे फायदे शुरू किए। उन्होंने फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे भी आयोजित किए और अच्छा काम करने वालों को इनाम दिया। इस पॉलिसी से मजदूरों का समर्पण बढ़ा और उन्होंने कंपनी को अपनी समझना शुरू कर दिया। जमशेदजी का मानना था कि भारत को मजबूत बनाने के लिए हर चीज भारत में ही बननी चाहिए। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बिजनेस का और विस्तार किया। उस समय रेशम, सिल्क एक लग्जरी फैब्रिक था, जिसे ज्यादातर फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेदजी ने फ्रांस से सिल्क के कीड़े भारत लाए ताकि यहाँ अच्छा रेशम बनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने बेंगलोर में एक फार्म बनाया। शुरू में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उनका ये आइडिया सफल हो गया। आज भारत सिल्क प्रोडक्शन में टॉप देशों में आता है और इसका श्रेय जमशेदजी के इनोवेशन को जाता है। ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त भारत पर राज कर रही थी। 1885 में जमशेदजी ने पांडिचेरी में एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद भारतीय कपड़ों को फ्रेंच उपनिवेशों में बेचना था। लेकिन मांग कम होने के कारण ये बिजनेस फेल हो गया। हालांकि जमशेदजी ने हार नहीं मानी और उनके 4 बड़े सपने थे: लोहा और इस्पात बनाना, एक लग्जरी होटल खोलना, शिक्षा को बढ़ावा देना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। इनमें से एक सपना, ताजमहल होटल, उनके जीते जी पूरा हो पाया। 1903 में ताजमहल होटल खुला और यह भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली थी।
इसमें अमेरिकन फैन, जर्मन लिफ्ट और तुर्किश बाथ जैसी सुविधाएं थीं। उस वक्त ताज में एक रूम का किराया सिर्फ 10 रुपये था, जिसमें अटैच्ड बाथरूम भी था। ताजमहल होटल की शुरुआत के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे फेमस कहानी ये है कि जमशेदजी को मुंबई के वॉटसन होटल में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। कहा जाता है कि इसी अपमान की वजह से उन्होंने ताज बनाने का फैसला किया। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं और कहते हैं कि ये मुंबई के प्रति उनके प्यार की वजह से बना, न कि किसी अपमान की वजह से। ब्रिटिश उस वक्त पूरे भारत में रेलवे का नेटवर्क बना रहे थे, जिसके लिए स्टील की जरूरत थी, जिसे इंग्लैंड से मंगवाया जाता था। जमशेदजी चाहते थे कि ये स्टील भारत में बने। 17 साल की खोज के बाद आखिरकार उन्हें बंगाल में आयरन ओर मिला। हालांकि जमशेदजी का 1904 में निधन हो गया और वो अपना ये सपना पूरा होते नहीं देख पाए। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनका सपना पूरा किया और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टीएसको) की शुरुआत की। ये एशिया का पहला स्टील प्लांट था और पहली विश्व युद्ध में इसने ब्रिटिश सरकार को स्टील की सप्लाई की। दोराबजी टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता गया। 1910 में उन्होंने टाटा पावर की शुरुआत की, जो भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी थी। इसके जरिए बिजली का प्रोडक्शन झरनों और कृत्रिम झीलों से किया जाता था और इसे बड़े उद्योगों को सप्लाई किया जाता था। भारत को वैज्ञानिक प्रगति में आगे रखने के लिए टाटा ग्रुप ने बंगलौर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की, जिसने बाद में भारत का पहला कंप्यूटर और विमान विकसित करने में योगदान दिया। टाटा परिवार के सदस्य J.R.D. टाटा डोरबजी के निधन के बाद उनकी जगह ले लिए। ZRD को विमानन का अनुभव था, इसलिए उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन थी। पहली उड़ान का पायलट खुद JRD टाटा ने किया और वह भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक पायलट भी बने। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कई उद्योगों, जिनमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया और एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। 1939 में J.R.D. टाटा ने टाटा केमिकल्स की शुरुआत की, ताकि देश में आवश्यक रसायनों जैसे कि कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का उत्पादन किया जा सके, जो कांच और साबुन बनाने में उपयोग होते हैं। इस कंपनी ने भारत के उर्वरक क्षेत्र में भी विकास में मदद की। 1960 में जब दुनिया कंप्यूटर और तकनीक को अपनाने लगी, टाटा ग्रुप ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना की, जो तब से एक वैश्विक IT लीडर बन गई है। 1984 में भारत की चाय के प्रति दीवानगी को देखते हुए टाटा ने टाटा टी की शुरुआत की, जो आज भी दुनिया के सबसे प्रमुख चाय उत्पादकों में से एक है। 1980 के अंत तक JRD टाटा ने जिम्मेदारी एक युवा परिवार के सदस्य रतन टाटा को सौंपनी शुरू कर दी। रतन को पहले टाटा स्टील में काम करने का काम दिया गया और उन्होंने कंपनी को घाटे से मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। इससे प्रभावित होकर JRD टाटा ने 1991 में रतन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया। रतन टाटा का आधुनिक दृष्टिकोण तकनीक पर केंद्रित था। उनकी नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1998 में भारत की पहली पूरी तरह से घरेलू निर्मित कार इंडिका का विकास किया। उन्होंने TCS को एक साधारण डेटा एंट्री सेवा से एक प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास कंपनी में भी बदल दिया। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप ने प्रमुख वैश्विक ब्रांडों का अधिग्रहण करना शुरू किया। टाटा टी ने टेटली टी का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया और टाटा मोटर्स ने जगुआर का अधिग्रहण किया। आज टाटा ग्रुप तेजी से बढ़ रहा है, जो न केवल भारतीयों के जीवन में बल्कि दुनिया भर के लोगों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सफलता एक आदमी के मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि पिछले 150 वर्षों में अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।